हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक यानी कि इतिहास की बुक का अध्याय 2 पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो अध्याय 2 है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यानी कि आखेट किसे कहते हैं? शिकार को। पहले समय में जो है भोजन प्राप्त करने के लिए लोग शिकार किया करते थे, जानवरों का शिकार किया करते थे। फिर धीरे धीरे जो है उन्होंने अपना भोजन संग्रह कहते हैं इकट्ठे करने को, उन्होंने जो है भोजन इकट्ठा करना सीखा, अपनी सामान जो है अपनी चीजें इकट्ठा करनी सीखी और फिर उन्होंने जो है भोजन का उत्पादन करना सीखा। पहले भोजन जो है शिकार के द्वारा प्राप्त करते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने खेती करना सीखा। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम यही सब चीजों के बारे में जानेंगे कि पहले जो है मनुष्य कैसे रहा करता था, क्या चीजें खाया करता था, उन्होंने जो है भोजन या फिर खेती जो है कृषि करना कैसे सीखा, वह कैसे शिकार किया करता था। तो इन सब चीजों के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पाठ को जो है बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है हम तुषार की रेल यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। जैसा कि आप भी जो है आपने भी यात्रा की होगी, रेल से, बस से, इन सभी चीज़ों से आपने यात्रा की होगी। तो जब हम आगे चलते हैं यानी कि बस चलती है तो जो भी चीज़ें हमारे रास्ते में आती हैं, हम देखते हैं बाहर की तरफ, वो सभी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी, क्योंकि पहले तो ये सभी चीज़ें नहीं थी। लोग पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो ये सभी क्वेश्चंस जो है आपके दिमाग में भी आते होंगे जब आप जो है इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि आज रेल है तो क्या पहले रेल हुआ करती थी? यदि नहीं हुआ करती थी तो लोग जो है अपनी यात्रा कैसे किया करते थे? अपना सामान जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए क्या किया करते थे? तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। यहाँ पर अब हम जो है जानेंगे कि जो शुरुआत में मानव था, मनुष्य था, वो इधर उधर भटकता था खाने की तलाश में, अपने लिए जो उनकी रोज की उनकी आवश्यकता की चीजें थी उनकी आपूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता था। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेटक यानी कि वो शिकार किया करते थे, इसीलिए उन्हें आखेटक कहा जाता है। खाद्य संग्राहक, खाने की चीजों को इकट्ठा करना। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। यानी कि ये सभी चीजें जो है वो जंगल से ही प्राप्त किया करते थे। आखेटक, खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। तो अब हम देखते हैं वो कौन से कारण थे। पहला कारण यह है कि वे अगर एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसीलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण ये था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे, इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। अब तीसरा कारण ये था कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण ये है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल जाता है, इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो इसीलिए जो है ये कई सारे कारण थे, जो लोग थे, आरंभिक मानव था, वो इधर उधर भटकते थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो कैसे मिलती है? तो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो जो हमारे पुरातत्वविद हैं उन्हें जो सामान है उनके द्वारा यूज किए गए औजार हैं,
जो इमारतें हैं जिनके उन्हें अवशेष मिलते हैं, उसी के आधार पर हमें जानकारी मिलती है कि आरंभिक मानव जो है वो कैसे रहा करता था, वो जो है वो कैसा था। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखिर तक खाद्य संग्राहक किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजार से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो ये सभी इन चीज़ों के जो अवशेष मिले हैं, उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो आरंभिक मानव है, या कह सकते हैं कि जो आखिर तक था, संग्राहक था, वो इस तरीके का जीवन व्यतीत करते थे। पत्थर के औजार का उपयोग यहाँ देखेंगे बाएं, तो इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था पत्थर के औजारों का प्रयोग। तो ये पत्थर का औजार है जिसका उपयोग जो है जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। और इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये जो है जानवर की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया करते थे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि रहने की जगह निर्धारित करना। पहले मानव रहने के लिए जगह का निर्धारण कैसे करता था। तो मानचित्र 2 में आप देखेंगे कि लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं। पुरास्थल किसे कहते हैं? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां पर जो है आरंभिक मानव के होने के, यानी कि उनके सामान के, उनका जो भी औजार हैं जिन्हें वो यूज किया करते थे, या जिन इमारतों में जिस जगह में वो रहा करते थे, जिनके अवशेष मिले हैं। तो इन सभी चीजों के अवशेष जहां पर मिले हैं उन्हें पुरास्थल कहते हैं। जहां पर आखिर तक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थान हैं जहां पर आखिर तक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि पुरास्थल कहाँ कहाँ पर पाए गए हैं, तो त्रिकोण के निशान से यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो ये नर्मदा नदी पर, उसके बाद कुरनूल गुफाएं, हुसगी, तो ये जो है कई सारे स्थान हैं जहाँ पर पुरास्थल हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। अब यहाँ पर जो है कौन सी चित्रकला है? ये शैल चित्रकला है। इससे हमें क्या पता चलता है? तो ये है एक शैल चित्र। इस चित्र के बारे में आपको बताना है। तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप भीमबेटका, जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश है। अब इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। अब यहाँ पर है पुरास्थल। तो पुरास्थल किसे कहते हैं? तो पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र, नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, आरंभिक मानव ने आग की खोज कैसे की। तो मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। तो कुरनूल गुफा कहाँ पर है? यहाँ पर देखेंगे आप, कुरनूल गुफा जो है कहाँ पर है? यहाँ पर जो है ये कुरनूल गुफाएं हैं। यहाँ राख के अवशेष मिले। कहाँ पर? कुरनूल गुफाओं में राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो आज हम आग का प्रयोग जो किस लिए करते हैं? खाना बनाने के लिए करते हैं, पानी गर्म करने के लिए करते हैं। तो हमारी जो है बहुत सारे कार्य जो है वो आग से किए जाते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे नाम और तिथियों के बारे में। तो हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से मिलकर बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। पुरापाषाण युग
मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि लघु पाषाण किसे कहा जाता है और मध्य पाषाण युग किसे कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस औजार का निर्माण पुरा पाषाण में हुआ, कौन से औजार लघु पाषाण या फिर मध्य पाषाण युग में बनाए गए। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा, तो हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। अब जो है यहाँ पर हम जानेंगे बदलती जलवायु के बारे में। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। अब नेक्स्ट है खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। तो इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे ये भी सीख गए होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे, कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा और इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया होगा वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। तो सबसे पहला कौन सा जानवर था, क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले मानव ने किस जानवर को पालतू बनाया, तो किसको बनाया था, कुत्ते को। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे, यानी कि मानव ने जो है पशुओं को पालना सीख लिया होगा। अब यहाँ पर है बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूती डंठले अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। यही जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। तो आपने देखा भी होगा जो पालतू जानवर होते हैं उनके सींग और दांत जो है वो छोटे होते हैं। अब जो है यहाँ पर इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का है। तो बड़े जो दांत होते हैं वो जंगली सूअर के होते हैं और जो छोटे दांत होते हैं वो किसके होते हैं, वो पालतू के होते हैं। तो बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे एक नवीन जीवन शैली के बारे में। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, ये जो है आप करके देखेंगे, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है।
इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी बड़ी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। तो शायद जो है मनुष्य इसीलिए एक स्थायी जीवन जीना सीख गया होगा। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसीलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है अनाज के उपयोग यहाँ पर बताए गए हैं। बीज के रूप में अनाज को जो है रखा जाता था, खाद के रूप में, उपहार के रूप में किसी को देने के लिए, और भंडारण के लिए। तो ये जो है अनाज के बहुत सारे उपयोग हैं। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताना, यानी कि आपको यहाँ पर ये आंसर देना है कि क्यों जो है शिकारी या भोजन इकट्ठा करने वाले बर्तन बनाते हैं और उनका प्रयोग करते होंगे। तो जो शिकारी थे या भोजन इकट्ठा करने वाले थे, बर्तन नहीं बनाते होंगे। क्यों नहीं बनाते होंगे? क्योंकि वे भोजन की तलाश में सदा एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे और वे इतना अधिक भोजन का संग्रह नहीं करते थे कि उसे रखने के लिए उन्हें बर्तनों की आवश्यकता हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट है जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। अब ये क्वेश्चन है कि भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है। तो भोजन के अलावा हमें जानवरों से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि चमड़ा मिलता है, यानी कि जो जानवर की खाल होती है उससे हमें चमड़ा मिलता है। जो जानवरों की हड्डियां होती हैं उनसे औजार बनाए जाते हैं। इसके अलावा जानवरों को गाड़ियों को खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है और लोग जो है जानवरों की पीठ पर एक जगह से दूसरी जगह पर भी जाते हैं, यानी कि उन पर बैठकर यात्राएं करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है। तो अब जो है जानवरों का प्रयोग बहुत कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि माल ढोने के लिए, गाड़ी खींचने के लिए। जानवरों की खाल से चमड़ा भी बनाया जाता है और कुछ जानवरों की खाल जैसे कि शेर और सींग, जैसे कि बारहसिंगा के सींग होते हैं, तो इनसे जो है सजावट की जाती है। इसके अलावा जो है कुछ जानवरों की सहायता से लोग जो दूर के जगह होती हैं, दुर्गम रास्ते होते हैं, उन पर यात्रा करते हैं, उनके द्वारा रास्ते पार करते हैं और अपना जीवन यापन चलाते हैं, जैसे कि रेगिस्तान में ऊंट, बर्फीले इलाकों में रेनडियर। तो इस तरीके के जानवर जो हैं इनका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में। अब यहाँ पर मानचित्र 2 में आपको बताना है कि क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं, यानी कि मानचित्र पर नीले वर्ग हैं। पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। तो कहाँ पर है, कौन सा बिंदु इसे दर्शाता है? तो जो नीले वर्ग है ये दिखाता है कि कहाँ पर जो है शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर हम नीले वर्ग देखेंगे कहाँ कहाँ पर है। बुर्जहोम, मेहरगढ़, उसके बाद है कोलिडवा, महागढ़ा, चिरांद, दाउजली हेडिंग। तो ये सभी जगह हैं जहां पर जो है कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान सकते हैं। अब हम यहाँ पर जानेंगे स्थायी जीवन की ओर कि तब जो है वो स्थायी जीवन की ओर कैसे अग्रसर हुए। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम जो कि वर्तमान कश्मीर में है के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। तो यहाँ पर आपको एक गर्तवास का चित्र बनाना है।
बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो कि पुरापाषाणीय युगीन उपकरणों से अलग हैं, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तरयुगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा और कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है नवपाषाण युग के कुछ उपकरण। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, यानी कि यहाँ पर डिजाइन बनाया जाता था, इन्हें सजाया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब यहाँ पर करेंगे हम सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 पर पृष्ठ 13 पर है, जो कि मेहरगढ़ आपको ढूंढना है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है, वह जगह है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले खेती करनी और पशुओं का पालन करना सीखा गया। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घर के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। ये जो है मेहरगढ़ के घर का चित्र है। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था, संभवतः तो इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कंकाल का यहाँ पर चित्र है। इसमें जो है ये कब्र का चित्र है, जिसमें एक व्यक्ति का कंकाल है और एक जो है बकरी का कंकाल है। तो ये था आपका पार्ट। अब इस पार्ट के यहाँ क्वेश्चन आंसर हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये हैं उपयोगी शब्द जो कि आपके पाठ में आए। तो यहाँ पर फर्स्ट है आखेटक, खाद्य संग्राहक, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, यानी कि जहां पर रहते थे उस स्थान को आवासीय स्थल कहते हैं, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघुपाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग, कब्र। तो ये सभी उपयोगी शब्द जो हैं ये आपके पाठ में आए। तो यहाँ पर जो है कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो कि हमने इस पाठ में पढ़ी। फर्स्ट है मध्यपाषाण युग, जो कि 12,000 से 10,000 साल पहले तक के समय को मध्यपाषाण युग कहा गया है। बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले हुआ। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले हुआ। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले हुआ। तो ये सभी तिथियां जो कि इस पाठ में आई, आपने अच्छे से लर्न करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.